हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी के 9th चैप्टर को। नाउ दिस चैप्टर इज फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से पहले पहले यहाँ पे गवर्नमेंट के फंक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, अदर कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना, उनको बना के रखना, नेशनल डिफेंस को प्रोटेक्ट करना, डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको देना, इकोनॉमी को मैनेज करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी मैनेज करना और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की डायरेक्शन में काम करना। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमारी वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहती हैं, एग्जिस्ट करती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मॉडर्न अगर टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई है दैट इज डेमोक्रेसी ओनली। डेमोक्रेसी को हम समझ सकते हैं जिसमें द डेमोक्रेसी इज द form of government where rule is done by the people. तो rule by the people is the form of the democracy जो हम previous lectures में भी देख चुके हैं। अब अगर functions of the government की बात करें, इसको हम majorly 3 parts में classify कर सकते हैं। First we have that government जो है necessary rules बनाए, इसके लिए काम करता है government का एक organization, एक part of the government that is known as the legislative। Second है implement, टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और ये हमारी जो विंग ऑफ द गवर्नमेंट कर रही है दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और थर्ड है दैट ये इंश्योर करवाना कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री शुड फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये काम करती है हमारी जुडिशरी एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी में ये 3 जो फंक्शंस हैं वो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो करते हैं। बाकी ये जो फंक्शंस हैं ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो वेरी करता है, वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन, जो बहुत फेमस डेफिनेशन है यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की, विच इज अबाउट द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये आज भी डेमोक्रेसी के लिए इसको यूज किया जाता है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों पर ही इसको लागू करा जाता है, दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को सुना होगा। अब देखते हैं क्या की डिफरेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के बीच में, आपस में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हर एक कंट्री में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रहती है। तो वो उनमें क्या ऐसे की डिफरेंसेस होते हैं जिनको इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये डिफरेंस के कुछ बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स कैसे होते हैं, किन बेसिस पे ये आपस में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कौन सी हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज अ गवर्नमेंट। तो कौन ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी हमने बनानी है। तो अगर सिस्टम की बात करें तो अगर वन फॉर्म ऑफ सिस्टम वी हैव इज द डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में हमारा चलता है। इसमें क्या है, पीपल इटसेल्फ, जो लोग होते हैं इसी भी कंट्री के, वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी। अब वो इस तरीके की डेमोक्रेसी भी हो सकती है जिसमें हम डायरेक्टली जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, एज वेल एज वो इनडायरेक्टली अपॉइंट भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन भी वेरियस कंट्रीज में चलता है, जैसे हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देन तो ये तो होगी हमारी डेमोक्रेसी जहां पे लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। अब जहां पे थियोक्रेसी एक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पे जो ये डिसाइड करने का काम होता है कि कौन गवर्नमेंट की तरह एक्ट करेगी, वो डिसाइड करते हैं हमारे रिलीजियस बिलीव्स। तो रिलीजियस बिलीव्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये डिसाइड करेंगे। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फिर सेकंड बेसिस, जिन बेसिस पे ये फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंशिएटेड होती है, उसमें आता है हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। वेरियस किंगडम्स में यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम चलता है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। तो इसी तरीके से फैमिली जो है वो कंटिन्यू करती है किसी भी किंगडम को चलाने में। तो ये सेकंड बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन बनता है। थर्ड बेसिस है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और वो काम क्या करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को हम वेरियस पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के फंक्शन को हमने क्लासिफाई करा था कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम कराती है और उनको एग्जीक्यूट करवा के उनको जो लोग हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें, इसको इंश्योर करवाती है। तो इसके बेसिस में हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, इनटू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो
यहाँ पे ये हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। और जो ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको प्रॉपर्ली कॉडिफाई करना इनटू अ बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कॉडिफाइड हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे कॉडिफाइड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा भी सकती है। तो ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होता है, लाइक इन कंट्री लाइक इंडिया। और ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं होता, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डायरेक्टली कॉडिफाइड नहीं होते, किसी बुक में मेंशन नहीं होते हैं। वो मोनार्क या जो किंग होता है उसी के हाथ में होता है कि किस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाता है, दैट इज द गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किस पर्पस के लिए ये काम कर रही है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन से गोल्स को वो अचीव करना चाह रही है। तो इसमें जैसे डेमोक्रेसीज होती हैं वो जनरली उनका जो पर्पस होता है दैट इज टुवर्ड्स द इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द ऑल। तो इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उनका जो मेन पर्पस ये भी हो सकता है फॉर द ओनली फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ सम फैमिलीज या सम ग्रुप्स को ही ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रमोट करने का काम कर रही है। जैसे कि हमारी ऑलिगार्की सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें देखी जाती हैं। सो दिस इज द अदर बेसिस जहां पे हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टर्म्स। बहुत ज्यादा जो कंट्रीज है सबसे ज्यादा कंट्रीज डेमोक्रेसी की पाई जाती है क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है। डेमोक्रेसी के कुछ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो हम देखते हैं कि करके। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द इक्वालिटी। ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी लोग किसी एक सोसाइटी में किसी एक कंट्री में रह रहे हैं उनके बीच में हर एक चीज में आपस में इक्वालिटी को से इनको रखा जाए, उनको ट्रीट करा जाए एज इक्वली। और उनके पास हर एक फैसिलिटीज जैसे बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज इनको इक्वली प्रोवाइड करवाई जा सके। एंड एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ एज द कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वो भी किसी ना किसी तरीके से हम इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की डेमोक्रेसी काम कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी जहां पे इक्वालिटी को प्रमोट करा जाता है। सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल इज द फ्रीडम। तो फ्रीडम जैसे हमारे आर्टिकल 19 में वेरियस फ्रीडम्स दी गई हैं। तो कोई भी डेमोक्रेसी जो है ये सिटीजन्स को राइट देती है टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो हम अपने चॉइसेस को बना सके, हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। सो दिस इज अ फ्रीडम एंड इट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। थर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन को ये राइट होना चाहिए कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट कर सके, उसको चूज कर सके। और ये इलेक्शन की प्रोसेस से होता है। तो इलेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्ट बन जाता है ऑफ द लेजिस्लेटिव। आप याद कर सकते हैं कि मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बताए थे दैट वर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसमें लेजिस्लेटिव का पार्ट बन जाते हैं वो लोग जिनको डेमोक्रेसी में हम इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो दे बिकम द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर एक पर्सन विच इज अबव अ सर्टेन एज, जो इंडिया में सर्टेन एज अबव 18 ईयर्स हमने ले रखी है। तो 18 ईयर से अबव का हर एक पर्सन, सॉरी वेट अ सेकेंड, तो 18 ईयर से अबव का हर एक पर्सन यहाँ पे इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हो सकता है, सॉरी वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इन डेमोक्रेसी का वन ऑफ द फीचर है कि डेमोक्रेसी में अबव अ पर्टिकुलर एज हर एक पर्सन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। तो हर एक इंडिविजुअल जो है उसको कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। देन नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम ये इंश्योर नहीं करा पाएंगे कि हमारा लेजिस्लेटिव ने जो लॉज बनाए हैं उसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने का काम कर सके, हम इक्वालिटी को इंश्योर करा सके। जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी हम बाकी सारे प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करवाने का काम नहीं करवा सकेंगे। इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन हो गया, ये अच्छे से विदाउट एनी ओपेसिटी ये जो है वर्क कर सके, ये हम इंश्योर नहीं करा सकते विदाउट having an independent judiciary। तो independent judiciary is the one of the most important factor of any democracy। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है।
अब जैसे ये इंडिया में एग्जांपल दे रहे हैं कि राइट टू वोट जो है वो जैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो हमें इंडिया को फ्रीडम मिली थी उस टाइम से ही हमने जो राइट टू वोट है वो हर एक इंडिविजुअल को दे दिया था, अबव अ सर्टेन एज के जो पर्सन था उनको दे दिया था। लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड का ये एग्जाम्पल देते हैं, वह वहां पे विमेन को जो है वो राइट टू वोट मिला था ओनली इन द 1971। मतलब स्टार्टिंग से ही कई डेमोक्रेसीज हर एक इंडिविजुअल को बिना किसी डिफरेंशिएशन के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री ने इसको स्टार्टिंग से ही देने का काम करा है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स गवर्नमेंट के भी वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वी हैव द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि नाम से ही पता चला है। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि वी चूज आर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हम डायरेक्टली हम उसको इलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में हमने इलेक्शन को है जो वो मेन रखा हुआ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो हमें जो रूल करने वाला है, अपने रूलर को हमने डायरेक्ट जो लोग हैं उन्होंने इलेक्ट करने का काम करा। सो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन बड़ी कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है लाइक इंडिया, इंडिया में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम इंश्योर नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे आ जाएं तो हम इतने सारे इंडिविजुअल मिलके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का काम नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे चलती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम जो है अपने जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो चूज करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी बनेगी। तभी तो हम लेजिस्लेटिव की लोकसभा में, इंडिया में लोकसभा के मेंबर्स को हम इलेक्ट करने का काम करते हैं। इन रिटर्न वो बाकी सारे मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिस्ड इन द हाई पॉपुलेशन कंट्रीज, जैसे कि इंडिया में ये प्रैक्टिस करी जाती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें, इंडिया में इलेक्शंस जो है वो 5 ईयर्स के टर्म्स के लिए होते हैं और यूएसए में ये इलेक्शंस 4 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं। सो ये थी हमारी 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो डेमोक्रेसीज हैं वो ज्यादातर जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में प्रेजेंट है, इसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। वन वी हैव द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकंड वी हैव द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो हमने 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े थे, दैट वर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर्स जो है वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं, तो दोनों में मेंबर्स जो रहते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं टू द पार्लियामेंट, और इंडिया में पर्टिकुलरली ये लोकसभा को लेके अकाउंटेबल होती हैं। सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, और एक बार नहीं, शायद ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 2 बार से भी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में हमारे प्रीलिम्स में यूपीएससी ने, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में वन ऑफ द स्टेटमेंट्स उसमें ये भी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। तो वो स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट थी, और ये स्टेटमेंट भी वहां पे थी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स में कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं दे आर सेम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती है। देन सेकंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे पास है, दैट इज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। तो आपस में ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती, दे बोथ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ दिस गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे इनका कोई लिंकेज नहीं होता, और जो प्रेसिडेंट होता है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो प्रेसिडेंट को लोग जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे इन टर्म्स का मीनिंग मेंशन्ड है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है, लेजिस्लेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज को बनाने का काम करता है, और जुडिशरी उनका प्रॉपर्ली कंडक्ट जो है करवाने का काम करता है। फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छा टेबल दिया गया है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की ये बात करें, इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में वी हैव द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फर्दर 2 हाउसेस होते हैं, वन वी हैव द लोकसभा एंड सेकेंड वी हैव द राज्यसभा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। जुडिशरी की बात करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंस ये कहाँ से रखती है, जुडिशरी जो है इट इज इंडिपेंडेंट टू द
एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिलता है इन द इंडियन गवर्नमेंट। फिर यूएसए का एग्जांपल दिया गया है। यूएसए में एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे भी यहाँ इनके जो पार्लियामेंट होती है उसको कांग्रेस बोला जाता है, और कांग्रेस के दो हाउसेस होते हैं इंडिया की तरह, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इनके अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट और लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जुडिशरी इनकी अगेन इंडिपेंडेंट है, और सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में भी देखा जाता है इंडिया की तरह ही। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन साउथ कोरिया। और यहाँ पे दो हाउसेस ना होके एक नेशनल असेंबली है, सिंगल हाउस, मतलब इनके पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोला जाता है साउथ कोरिया के। एंड इनका एक सिंगल हाउस प्रेजेंट है। इनके पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस जैसा डिवीजन नहीं देखने को मिलता। और इनकी जो जुडिशरी है इट इज इंडिपेंडेंट, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूटिव में हमारे इंडिया की तरह प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और यहाँ पे भी अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये यूएसए की तरह है। इन्हीं के यूएसए की तरह इनके अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। और जुडिशरी में यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेजिस्लेचर की अगर बात करें, इनको डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट बोला जाता है, देन यूएसए में इसको कांग्रेस बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लेजिस्लेचर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, इनटू द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। इंडिया में अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा बोला जाता है। देन ज्यादातर केसेस में लोकसभा पे पास ज्यादा पावर्स होती हैं, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर कंट्रीज में ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और राज्यसभा के पास कम पावर्स होती हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स। जो तीन विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जब ये आपस में अपने ही एरियाज में काम कर रहे होते हैं, किसी के फील्ड में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते हैं, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जब ये अपने अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ पीक इनटू द हिस्ट्री। इसमें अर्ली रिपब्लिक्स। अर्ली रिपब्लिक्स मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब यहाँ पे हम इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट कब हुई थी। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट को जो हम इलेक्ट करते हैं। तो ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टार्ट कहाँ से होती, ये हमारा महाजनपद के टाइम पीरियड से ही हमने अर्ली रिपब्लिक्स में देखा था। उसमें भी स्पेसिफिक ये एग्जाम्पल देते हैं ऑफ द वज्जी महाजनपद, या जिसको व्रीजी महाजनपद भी बोला जाता है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो लिच्छवी क्लैन थी, लिच्छवी क्लैन से हम ये रिपब्लिक्स का स्टार्टिंग देखते हैं। ये क्या करते थे, ये यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती थी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एंड लीडर्स वर चूजन बेस्ड ऑन द मेरिट रादर देन बर्थ। तो मेरिट बेसिस पे यहाँ पे काम होता था, और की पोजीशंस वर फिल्ड टू इलेक्शंस, तो इलेक्शंस इस टाइम पे देखने को मिलते थे, और इलेक्शंस ही हमारा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एजेंडा होता है। यहाँ पे इलेक्शंस देखे जाते थे, और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस क्लाइंट्स मेट रेगुलरली, वो डिस्कस करते थे, वेरियस इश्यूज को डिस्कस करते थे, लोगों के वेलफेयर के बारे में, प्लान्स को डिस्कस करते थे। एज अ रिजल्ट सच स्टेट्स हैव बीन कलेक्टिवली कॉल्ड एज द अर्ली रिपब्लिक्स। तो आप व्रीजी या वज्जी महाजनपद को, उसमें भी स्पेसिफिकली लिच्छवी क्लैन को एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑफ द अर्ली रिपब्लिक्स या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग के लिए। इसके अलावा एक रिमार्केबल एग्जाम्पल मिलता है फ्रॉम द चोला पीरियड। चोला पीरियड में भी ये रिमार्केबल एग्जाम्पल हमें मिलता है फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन नोन एज द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। तो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू द चोला एम्पायर, सबसे पहली बात। और ये किस टाइम पीरियड का इंस्क्रिप्शन है, इट इज फ्रॉम द 10th सेंचुरी सीई। तमिलनाडु से ये उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द चोला एम्पायर। ये इट प्रोवाइड्स अस विद द डिटेल्स अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज सभा। सभा होती थी एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और उसके इलेक्शंस की यहाँ पे बात करिए। अब इलेक्शंस की बात जहां पर भी आ गई, जिस भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस हुए हैं, तो वहां पे रिपब्लिकन की स्टार्टिंग या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं एज एन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर वर रिपब्लिकन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू, जैसे कि 5th और 4th सेंचुरी बीसीई में रोम और ग्रीस में भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। कुछ रीजन्स ऑफ द ग्रीस थे वेयर फ्री मैन कुड वोट बट वुमेन, वर्कर्स एंड स्लेव्स कुड नॉट। तो यहाँ पे रिपब्लिकन तो थी, बट पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती थी, कि हर एक इंडिविजुअल वर नॉट अलाउड टू इलेक्शन में वोट देने के लिए अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे वोटिंग होती थी, इसलिए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे रोम और ग्रीस के एम्पायर्स में भी यहाँ पे देखने को मिलता था।
देन देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा, डेमोक्रेसी के टाइप्स देखे, उनके टाइप्स में भी सब टाइप्स देखे, डेमोक्रेसी के वेरियस फीचर्स को देखा। नेक्स्ट अब हम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वी हैव द मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, जैसे महाजनपद में भी, कई महाजनपद में हम पढ़ते थे, वी हैव द किंग्स, जो इनके पास जो गाइड करे जाते थे, इनकी किंग की आपस में सभा और समिति होती थी। सभा और समिति में एल्डर मेंबर्स होते थे। ये एल्डर मेंबर्स, जो किंग होता था, उसको एडवाइस करते थे ऑन वेरियस मैटर्स, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, इनके पास एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि ये एल्डर मेंबर्स होते थे। अब किंग के ऊपर ये निर्भर करता था कि किंग उस सभा या समिति की एडवाइस को माने या ना माने। तो दैट एडवाइस वाज नॉट बेंडिंग ऑन द किंग। तो ये थी हमारी ये हमारा कंसेप्ट कहता है ऑफ द मोनार्की, जहां पे जो किंग्स होते हैं, किंग का अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अब वो सभा या समिति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह ही काम कर रही है, किंग की नेटवर्क की तरह ही बात कर रही है, तरह काम कर रही है, जिससे ये वेरियस केसेस में जो किंग होता है वो अपनी हेल्प लेता है। लेकिन जो किंग होता है वो वेरियस केसेस में इनकी जो राय होती है, इनकी जो एडवाइस होती है, किंग के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होती, किंग की विलिंग पे ये डिपेंड करता है कि उसको ये माने या ना माने। मतलब किंग यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हुआ। तो दिस इज द केस ऑफ द मोनार्की। अब यहाँ पे लेकिन कि फिर भी वहां पे उसमें दिखाया जाता था महाजनपद के टाइम पे कि किंग को ये एडवाइस करा जाता था, किंग धर्म को ऊपर लेके चलता था, तो महाजनपद के टाइम पे तो ये होता था। सो दिस वाज मोनार्की। इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड किंग्स आल्सो हैड ऑल द पावर्स, जब सारी की सारी पावर्स जो हैं और ये किंग के पास ही होती थी, और कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में तो किंग ये क्लेम करते थे कि उनको डिवाइन पावर या गॉड ने धरती पे भेजा है टू रूल द पीपल। वो अपनी गवर्नेंस को चलाने के लिए उनको डिवाइन पावर या गॉड ने भेजा है। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द पावर ऑफ द राजा वाज नीदर एब्सोल्यूट नॉर बियॉन्ड क्वेश्चंस। बहुत जगह पे ऐसे होता था, ये अपने ही बिना किसी लिमिट्स पे, जो लिमिट्स के बिना जो किंग होते हैं वो रूल कर रहे होते थे। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजंस व्हाइल स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द राज धर्मा। तो सिर्फ धर्म ही होता था उनको अपनी लिमिट्स में रखने के लिए। अदरवाइज किंग हैड ऑल द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किंग गॉड के बिहाफ में अपने आप को कहता था कि मेरे को गॉड ने भेजा है टू रूल द पीपल, तो उस बिहाफ पे एक अपने बिना लिमिट्स के काम करने का काम करते थे। सो दिस वाज द केस ऑफ द मोनार्की। यहाँ महाभारत के शांति पर्व का मेंशन दिया गया है, जहाँ पे भीष्म पितामह हु वाज द वाइज एल्डर ऑफ कुरु डायनेस्टी, ये युधिष्ठिर को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह के एक किंग के क्या धर्म होते हैं। तो ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस पे वो ध्यान दे, किंग जो है वो सिर्फ एक रूलर नहीं है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वो लोगों के भले के बारे में सोचे, वो हर एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिना बायस के, और आपने इस चीज को इंश्योर कराने में लगाए कि वो फेयरनेस को इंश्योर कराए, जो अपने राज्य है, किंगडम है, उसमें इक्वालिटी को इंश्योर करवाने के लिए लगाए। और ये जो किंग है वो पावर से अट्रैक्ट ना हो, उसको ये पता हो कि उसकी जो अथॉरिटी है इट इज टेम्पररी एंड इट इज बाउंड बाय द धर्म। तो धर्म को एक किंग को फॉलो करना चाहिए एंड अपनी ईगो और करप्शन को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, और जो वाइज एडवाइजर हैं उसकी किंगडम में, उससे उसको एडवाइस लेनी चाहिए। तो ये चीज हमारे आज के टाइम पे, जैसे ज्यादातर कंट्रीज में, जैसे इंडिया में भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टर एडवाइस से काम करता है। तो यही चीज यहाँ पे ये बताने का काम कर रहे हैं कि किसी भी किंग को, जो उसके राज्य में वाइज पीपल रह रहे होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, इंटेलेक्चुअल पीपल रह रहे होते हैं, जो अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी एडवाइस पे काम करना चाहिए। सो दिस वाज द धर्म अकॉर्डिंग टू भीष्म पितामह, जो उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था। सो दिस वर्ड मोनार्की। और आज के टाइम पे मोनार्की क्या है वो अब हम देखते हैं। मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ मोनार्क। जो किंग या क्वींस हो जाते हैं, क्वींस, इनको मोनार्क्स बोला जाता है। तो किंग्स एंड क्वींस जिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रूल करते हैं, दैट इज नोन एज अ मोनार्की गवर्नमेंट, हु एक्सरसाइज देयर सोवरेन पावर। मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडिटरी, यूजुअली ये हेरिडिटरी होती है, जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा या रानी का, वो जनरली यहाँ पे जो बेटा या बेटी होती है वो किंग या क्वीन बनते हैं। सो दिस इज मोनार्की। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ मोनार्कीज देखते हैं, जैसे हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज देखा था। फर्स्ट वी हैव द एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां पे मोनार्क हैज द कंप्लीट कंट्रोल इन मेकिंग द लॉज। यहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया के यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो सारी की सारी पावर है ऑफ मेकिंग द लॉज, वो यहाँ पे किंग या क्वीन जो भी मोनार्क है उसके हाथ में होगी। तो सऊदी अरेबिया इज एन एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की। हियर द किंग्स होल्ड्स ऑल द पावर्स एंड गवर्न्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज। तो इस्लाम यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग, इस्लामिक रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं, और वो अपनी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जो उनको एडवाइस कर सके। लेकिन उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो इस काउंसिल की एडवाइस को माने या ना माने, ये उनके अपनी विलिंगनेस है।
सेकेंड टाइप ऑफ मोनार्की दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मोनार्की तो प्रेजेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिटन लॉज जो है, कॉडिफाइड लॉज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में ये चलती है, जहाँ पे जो किंग या क्वीन है ये नॉमिनल पावर की तरह काम करते हैं। इनकी जो पावर होती है ये नाम की होती है। यहाँ पे किंग और क्वीन प्रेजेंट तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जो है इस पार्लियामेंट के पास ही प्रेजेंट है, एंड ऑल दी लॉज आर मेड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे हेड होता है इनका प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल अथॉरिटी इन दिस ब्रिटेन, और यहाँ पे जो नॉमिनल पावर होती है, नाम की जो पावर होती है, इट इज इन द हैंड ऑफ द मोनार्क। वो किंग भी हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, या दिस इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो हमने दो तरह के मोनार्क्स पढ़े, एब्सोल्यूट मोनार्क जहाँ पे सारी की सारी पावर जो मोनार्क के पास होती है, उसका हमने एग्जाम्पल देखा सऊदी अरेबिया। सेकेंड टाइप ऑफ मोनार्क हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जिसमें जो मोनार्क होता है दैट इज ओनली द एग्जीक्यूटिव हेड, यहाँ पे रियल अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। अब ये हमने देखा मोनार्क्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज नोन एज द थियोक्रेसी। थियोक्रेसी जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो रिलीजन होता है उसके अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चलती है। द कंट्री रूल्ड बाय द रूल्स ऑफ द रिलीजन एंड रिलीजियस लीडर्स। दैट type of country, that type of condition in any country is known as the democracy form of the government. इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे थियोक्रेसी का, ईरान। तो ईरान में क्या है, इसका फुल ऑफिशियल नेम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसका यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे थियोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पे चलता है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इस्लाम, जो कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है। तो ईरान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, उसी के बेसिस पे ये जो फॉर्म ऑफ कंट्री है वो चलती है। देन सुप्रीम लीडर इसका, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। वही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसके लीडर्स को सिलेक्ट करता है। मतलब सारी की सारी बार जो इसका सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसके पास होती है। और वो किसके ऊपर काम करता है, जो इस्लामिक लॉज होते हैं, इस्लाम क्योंकि यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है तो उसके लॉज के ऊपर इनका जो लीडर है वो काम करता है। ऑल्सो इनके पास इलेक्टेड प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट होता है जो एवरीडे जो रोज की गवर्नेंस है उनका ध्यान रख सके। लेकिन इनका प्योर जो इंटेंशन होता है कि एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना जो इस्लामिक बेस्ड हो। तो इस्लाम को प्रमोट करना इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में या ईरान में जो है वो मेन जो है फिनोमिना होता है। अदर थियोक्रेसीज का एग्जांपल देखें तो वी हैव द अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी। तो थियोक्रेसीज के एग्जांपल वी हैव द ईरान, अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी। जो रिलीजन पर्पस से जो गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस रूल्स को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट काम करती है, दैट इज द थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है, वन पर्सन या स्मॉल ग्रुप ऑफ जो है पीपल, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। तो दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द डिक्टेटरशिप। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं हिटलर। जैसे ही वो 1933 में चांसलर बना ऑफ द जर्मनी, उसने अपने हाथ में एब्सोल्यूट पावर्स ले ली। तो यहाँ पे इसने 6 मिलियन जूस को मरवाया, जिसको होलोकॉस्ट बोला जाता है, एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ रोमा और अदर ग्रुप ऑफ पीपल को मरवाया, जो आगे जाके कारण बने ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1939 टू 1945। इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज युगांडा का एक मिलिट्री डिक्टेटर है, दैट इज आदी अमीन। उसने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मरवाने का काम करा, थाउजेंड्स में लोगों को मरवाया, अपने हाथ में बहुत ज्यादा अथॉरिटी लेगी। तो अगेन ही इज एन एग्जांपल ऑफ द डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द ओलिगार्की। ओलिगार्की दो वर्ड से मिलके बना है। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, और आर्कोस का मीनिंग होता है रूल और कमांड। तो जब बहुत ज्यादा कम लोगों के हाथ में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या बहुत ज्यादा वेल्दी लोग हो गए, जिनका गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनके हाथ में जब पावर आ जाती है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओलिगार्की। यहाँ पे जैसे कुछ प्लेसेस हैं, द एंशिएंट ग्रीक्स, मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल कमांडर्स जो है ये अपनी जो ओलिगार्की के साइंस कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। उसका एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज भी हैं जहाँ पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल में यहाँ पे जो है वो लोगों के पास वो आ जाती है, पावर आ जाती है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ओलिगार्की। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है। डेमोक्रेसी में हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, फ्रीडम ऑफ द स्पीच, सेपरेशन ऑफ पावर, वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल द सिटीजंस की तरफ यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो काम करती हैं। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो लोगों के पास ये राइट होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पीरियड में उनको हटा करके दूसरी गवर्नमेंट को यहाँ पे इलेक्ट कर दे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट भी अभी रिसेंटली आया है, जिसमें ये
कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हम इस तरीके की चीज करें कि अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम वापस से उनका री इलेक्शन विद इन दीज 5 years वो करवा दें। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉल, राइट टू रिकॉल। क्योंकि ये न्यूज में भी है इसलिए यूपीएससी के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपडेटेड खुद को रखना चाहिए आपको, इसलिए आपको इस राइट टू रिकॉल के बारे में और ज्यादा यहाँ पे पढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट है, अगर डेमोक्रेसीज की बात करें तो डेमोक्रेसीज में हमें बहुत सारी अच्छाइयां दिखाई गई हैं कि ये फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ एक चैलेंजेस हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि करप्शन, वेल्थ डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। Then excessive control over the few over the democratic institutions, erosion of the judiciary's independence, जो कि मेन हमारा फिनोमिना है, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी जुडिशरी इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इट इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज भी हमें नहीं देखने को मिलती। एंड मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो मीडिया, मास मीडिया को जो आज के टाइम पे मैनिपुलेट किया जाता है बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी हमारा वन ऑफ द मेजर इशू है ऑफ द डेमोक्रेसीज। और लेकिन फिर भी हम एज इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हुए खुद को विजिलेंट रख सकते हैं और इसी फील्ड में काम करते हैं। हमारे सीबीसी जैसे इंस्टीट्यूशन, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी हमें वेरियस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने का काम करता है। सो इसी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको इन सारे टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहिए। आरटीआई का आपको अच्छे से देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीसी को आपको अच्छे से देखना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन को हमने देखना चाहिए। इसके अलावा राइट टू रिकॉल जो आज के टाइम पे न्यूज में चल रहा है वो भी हमें इससे रिलेटेड आपको खुद को उससे अपडेटेड रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये एनसीईआरटी सीरीज अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, आपको बेसिक्स क्लियर करने में बहुत अच्छी हेल्पफुल मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हमने इसी चैप्टर में एक डायग्राम देखा था, एक टेबल देखा था जिसमें वेरियस जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया के बारे में, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेंस में भी वन ऑफ द टॉपिक्स है कि वेरियस कंट्रीज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सॉरी गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसके बीच में डिफरेंसेस हमें देखने होते हैं। तो ये टेबल उस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक सी 7th क्लास की एनसीईआरटी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करवाती है, एज वेल एज अ बिगनर्स हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करवाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसीलिए आपको ये एनसीईआरटीज की सीरीज फॉलो करते रहना चाहिए और हमारे सिविल प्रेप के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।